साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश की संसद का सत्र आज से शुरू हो रहा है। बड़े बड़े मुद्दे विपक्ष उठाने के मूड में है। इस बार लग रहा है कि सरकार के लिए मुसीबत भरा रहेगा ये मानसून सत्र। इसमें बड़े बड़े मुद्दे होंगे, जिनमें पहलगाम आतंकवादी हमला, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में सीज फायर पर अमेरिका राष्ट्रपति का 24 बार बयान देना कि उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ट्रेड का हवाला देकर, व्यापार का हवाला देकर सीज फायर कराया। उससे आगे बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनके लिए जो वोटर लिस्ट का SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें काफी घालमेल बताया जा रहा है और उसमें काफी खामियां सामने आ रही हैं, वीडियो आ रहे हैं जिसमें BLO लोगों को ना तो फॉर्म दे रहे हैं और उन पर वोटर के खुद ही हस्ताक्षर करके वो फॉर्म जमा कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इतना बड़ा घपला उसमें बताया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे इस मानसून सत्र में सरकार के लिए मुसीबत पैदा करेंगे और विपक्ष इस बार कमर कस के आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। और उसमें एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी से सीधा जुड़ा हुआ है कि ऑल पार्टी मीटिंग, ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके बाद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई 2 बार, लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बार भी उसमें नहीं पहुंचे। तो ये भी विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने जा रहा है। तो इस तरीके से संसद सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है। लेकिन इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री जी को ही उन बातों का जवाब देना है, विपक्ष ये मांग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष कहता है कि जब मोदी जी ही सारा कुछ करते हैं और मोदी जी ही ये कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तो इन मुद्दों पर जवाब मोदी जी क्यों नहीं देंगे। लेकिन मोदी जी जवाब देने के बजाय उनका प्रोग्राम UK और मालदीव जाने का बन गया है, जिसमें वो मंगलवार को जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो विपक्ष है वो यही कह रहा है कि मोदी जी जवाब देने से क्यों डरते हैं, जब वो सारी कार्रवाई खुद करते हैं। कहीं कोई उद्घाटन करना होगा, कहीं कोई रेल का उद्घाटन करना होगा, तो वहां रेल मंत्री नहीं प्रधानमंत्री जाएंगे, तो फिर जवाब के लिए किसी दूसरे नेता को आगे करना कहां तक उचित है। और वैसे बात जायज भी लगती है। अब दूसरी तरफ मोदी जी को विपक्ष से भी निपटना है और उसके साथ ही RSS ने साफ कर दिया है कि 75 की उम्र के बाद में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। इसके बाबत हालांकि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम में RSS के पूर्व नेता पिंगले जी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पिंगले जी का जब 75 वर्ष का जन्मदिन मनाया गया तो उन्होंने कहा था कि ये 75 साल की जो शॉल उड़ाई जाती है, ये इस बात का संकेत देती है कि तुम्हारा कार्यकाल पूरा हो गया है और आप यहां से हटो और अगले आने वालों को मौका दो। तो वो भी इशारा सीधा प्रधानमंत्री जी की तरफ ही माना जा रहा था। तो उधर से भी इसी बीच में काफी दिनों से मतलब जनवरी 2023 से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है। JP नड्डा का टाइम जनवरी 2023 में पूरा हो चुका है, लेकिन वो बगैर चुने ही एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS में खींचतान इतनी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। उसी के साथ में एक मुद्दा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ा हुआ है। अभी फिलहाल पिछले दिन योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तीनों से मुलाकात की। और उसके बाद में जब वो बाहर निकले तो
उनकी शक्ल या उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो काफी नाखुश हैं। यानी कि ऐसा समझा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए कभी भी आदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ने के आ सकते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में चर्चा है कि उनको केंद्र में लाया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, उनकी रिपोर्ट मोदी शाह के पास पहुंची थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 2027 तक बना रखा गया तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश नहीं जीत सकती। तो ऐसे हालातों में उत्तर प्रदेश में नया मुख्यमंत्री लगाया जाना जरूरी है। तो उसी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद में वैसे उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो केंद्र में या तो रक्षा मंत्री बन सकते हैं या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सीधे बन सकते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को केंद्र में रक्षा मंत्री बनाया गया तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री से त्याग पत्र दिलवाकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। इसके अलावा आरएसएस अब नहीं चाहता कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रहें, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि मोहन भागवत ने इशारा किया है और उसके साथ में लगातार खींचतान चल रही है। उसी के साथ में चर्चा है कि जो आरएसएस और बीजेपी की सवर्ण लॉबी है या कहेंगे सवर्ण नेता हैं, वो ओबीसी प्रधानमंत्री को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जैसा कि पहले चर्चा चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतनी आसानी से इस्तीफा देने वाले नहीं है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि सवर्ण नेता इकट्ठे हो चुके हैं, एक मत हो चुके हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री को हटाकर कोई सवर्ण प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसमें आरएसएस की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है, दूसरे नितिन गडकरी और तीसरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। तो इस तरीके से अब सवर्ण नेता एक तरफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एक एक दिन कितनी कठिनाइयों और कैसे निकाल रहे हैं, ये समझा जा सकता है। अब ऐसे में जब देश में मानसून सत्र आज से लागू हुआ है, आज से शुरू हुआ है, ऐसे में कल मंगलवार से प्रधानमंत्री की बाहर विदेश यात्रा को इसी रूप में दिया जा रहा है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को जवाब ना देना पड़े और उसके लिए राजनाथ सिंह और जो पुराने कानून मंत्री होते थे किरण रिजिजू को जवाब देने के लिए अधिकृत मोदी जी की तरफ से किया जा चुका है, जबकि विपक्ष इन मुद्दों पर जवाब प्रधानमंत्री से चाहता है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। वैसे ये मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा, एक महीने का समय है। प्रधानमंत्री को जवाब तो देने संसद में आना पड़ेगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन वो कितना जवाब दे पाते हैं या देते हैं या कितने इन जवाबों से बच पाते हैं। हालांकि देश की राजनीति फिलहाल ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है कि उधर सवर्ण लॉबी ओबीसी प्रधानमंत्री को अब बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार 2 बार दिलवाई और तीसरी बार भी उस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए, इतने के बावजूद आरएसएस अब या सवर्ण नेता आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी प्रधानमंत्री को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आरएसएस इतना करने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ तो वो किसी बहुजन का तो कैसे होगा। और यह जो सवर्ण नेतृत्व की जो पार्टियां हैं
उनमें जो बहुजन नेता हैं उनके लिए चिंता करने वाली बात है और सोचने समझने वाली बात है कि उनका क्या स्थान है देश में। तकरीबन अगर बिहार की सर्वे को आधार बनाया जाए तो 10% सवर्ण जनता है और 10% सवर्ण जनता के प्रतिनिधि ही देश का संचालन कर रहे हैं और 85-90% जो बहुजन जनता है उसमें अभी इतनी जागरूकता नहीं है कि वो इन बातों को सोच सके। सोचिए नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस के लिए क्या नहीं किया, बहुजनों के खिलाफ कितने फैसले लिए गए, खुद ओबीसी होते हुए ओबीसी के खिलाफ कितने काम किए गए। यहाँ तक कि 2015 में 214 आईएएस जो सेलेक्ट हुए थे उनको क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया गया। ऐसे कितने ही फैसले रहे, कितने नौकरियां निकली जिनमें घालमेल हुआ और सवर्णों को कुल 10% जनता होने के बावजूद गरीब सवर्णों के नाम पर 10% ईडब्ल्यूएस देना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बड़ा काम था। हालांकि वो गैर संवैधानिक ही माना गया है, लेकिन देश के कर्ता धर्ता सभी मिलकर जब वो करना चाह रहे हैं तो कौन टांग अड़ाए और कौन उसमें न्याय की बात कहे। लेकिन इसके बावजूद भी अब नरेंद्र मोदी को देश की जो सवर्ण लॉबी है वो बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना विश्वास जनता में खोया है, क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे पहली बार तो इतना बड़ा क्रेज था, या कहेंगे जो भी हवा बनाई गई थी, हवा तो बनी थी, लेकिन धीरे धीरे वो इन हालातों तक पहुंच गए, मतलब इतने झूठे बयान दिए गए जिससे कि आज जनता उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आज प्रधानमंत्री कुछ भी कहें लेकिन जनता भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। पीछे जब 2019 में पुलवामा हमला हुआ था तो पुलवामा हमला होने से कुछ समय पहले जो सर्वे आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 200-250 सीट तक जाएगी, लेकिन पुलवामा हमला होने के बाद में जब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रवाद की दहाड़ लगाई तो उस पर सीधा 303 सीट तक वो पहुँचे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन अब जैसे पहलगाम हमला हुआ और उसमें 28 लोगों की जान गई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में जाकर उस घटना के ऊपर बयान दिया कि आतंकवादियों को दुनिया के किसी कोने में हो उनको नहीं छोड़ा जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर किया गया और हालांकि ऑपरेशन सिंदूर का जो सीज फायर किया गया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी किरकिरी हुई, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा एक ट्वीट करके की। उसके बाद में भारतीय अधिकारियों ने उसकी जानकारी दी तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ काफ़ी माहौल बना। जो 2019 में राष्ट्रवाद के नाम पर जनता उन पर टूट के पड़ी, लेकिन इस बार जनता ने एक तो पहलगाम हमले की जो चूक थी उसको आधार बनाया कि ये नोटबंदी की गई थी, तब भी ये कहा गया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद में धारा 370 खत्म की तो उसमें भी ये कहा गया आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बावजूद भी ये आतंकवादी घटना और जो बात सामने आई कि वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं था या पुलिस का कोई अरेंजमेंट नहीं था जहाँ 2000 आदमी घूमने गए हुए हैं। तो ऐसे में जनता नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ होती चली गई और आज माहौल ऐसा है कि जो बिहार के सर्वे आ रहे हैं या वीडियोज़ आ रहे हैं, जनता जो बोल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जनता उधर सुन नहीं रही है, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है।
दूसरे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण नेता हैं वो ओबीसी के नाम पर बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो इस तरीके से हालात बदल रहे हैं और सवर्ण लॉबी अब कांग्रेस पार्टी को अपना अगला ठिकाना सही मान रही है और उधर जाने का मन बना रही है। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हालातों में कितने दिन प्रधानमंत्री रह पाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।